वेलकम टू पनेशिया ट्यूटर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत अहम है क्योंकि मामला है G20 का। और बहुत जल्द भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिलने वाली है। साथ ही साथ बहुत जल्द भारत G20 को लेकर एक बड़ी मीटिंग ऑर्गेनाइज करने वाला है, होस्ट करने वाला है। और हम लोग देखेंगे कि G20 को लेकर भारत की क्या अप्रोच रहेगी, इस प्रेसिडेंसी का भारत किस तरह फायदा उठा सकता है, भारत कौन कौन से मुद्दों पर दुनिया के सामने अपना ओपिनियन रख सकता है और क्या क्या चैलेंजेस भारत के सामने होंगे। तो दोस्तों, G20 की स्थापना क्यों हुई, G20 क्या काम करता है और G20 के मेंबर्स कौन कौन हैं, ये सब कुछ हम देखेंगे। शुरुआत करूंगा कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 का लोगो, थीम और वेबसाइट जो है वो अनवेल किया और उसको लेकर एक छोटी सी कंट्रोवर्सी भी जन्म ले गई। क्या है समझते हैं हम। सबसे पहली बात, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि भारत के पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज आएंगी और भारत को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि आप जानते हैं, दुनिया में इस वक्त रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, ट्रेड को लेकर बहुत समस्याएं चल रही हैं, एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। तो ये सब हम लोग इस लेक्चर में समझेंगे। तो सबसे पहली चीज आप देख सकते हैं, प्रधानमंत्री ने हाल ही में G20 का जो लोगो है, लोगो आपको दिखाई दे रहा है, लोगो में आप देख सकते हैं यहां पर भारत 2023 ये आपका लोगो, और थीम जो है अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, वन अर्थ, वसुधैव कुटुंबकम। तो यहां पर जैसा कि हमारी आइडियोलॉजी है, हम मानते हैं कि पूरी दुनिया ही हमारा परिवार है, हमारा कुटुंब है। तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ये हमारी थीम है। और छोटी सी कंट्रोवर्सी हो गई कि यहां पर अपोजिशन पार्टीज का कहना था कि बीजेपी ने अपने लोगों में कमल के फूल का इस्तेमाल किया है और कमल का जो फूल है वो बीजेपी का पार्टी सिंबल है। ऐसे में कंट्रोवर्सी जनरेट हुई, जिसका जवाब सरकार ने दिया। सरकार ने कहा दैट दिस लोटस फ्लावर इज अ सिंबल ऑफ होप। ये एक हमारी आशावादी सोच को दर्शाता है और इस हिसाब से इस लोगों में कोई परेशानी नहीं है। खैर, हमें बात करनी है इंटरनेशनल एस्पेक्ट को लेते हुए कि किस तरह से दुनिया भर के मुद्दे जो हैं यहां पर छेड़े जाएंगे, रखे जाएंगे। तो सबसे पहली चीज, भारत जो है प्रेसिडेंसी ले लेगा दिसंबर 2022 में। बहुत जल्दी 1 साल के लिए भारत G20 का प्रेसिडेंट बनेगा। साथ ही साथ भारत को यह अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि वो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के जितने भी एजेंडा हैं, जितने भी इश्यूज हैं, उन सबको दुनिया के सामने रखेगा एक बड़े मंच पर। साथ ही साथ 200 से ज्यादा मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने का भारत को मौका मिलेगा। बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां भारत G20 से जुड़ी हुई 200 से ज्यादा मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करेगा। तो आप समझ सकते हैं कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत का कद किस तरह से बढ़ेगा, भारत किन किन मुद्दों को लेकर बहुत ही मजबूती से, बहुत स्ट्रांगली इन चीजों पर बात कर सकेगा। तो बड़ी अपॉर्चुनिटी भारत के सामने है। साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने एक घोषणा और कर दी कि 2023 में दिल्ली में भारत G20 मीटिंग को या G20 समिट को ऑर्गेनाइज करने वाला है। और यहां पर इंटरनेशनल लेवल पर जो प्रेसिडेंसी है वो 1 दिसंबर से शुरू हो जाएगी, जो कि 30 नवंबर 2023 तक चलेगी। तो बड़ा मौका है भारत के पास। अब आगे बात करते हैं कि यहां जो ये समिट होगी, इसमें भारत ने कुछ मेहमान बुलाए हैं, कुछ गेस्ट कंट्रीज होंगे। तो कुछ स्पेशल गेस्ट कौन कौन से होंगे? बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और यूएई, ये हमारे इस साल के गेस्ट होंगे जो भारत जब होस्ट करेगा। तो ये सभी देशों को भी बुलावा भेजा है। और ऐसे में आपको एक कंसेप्ट समझना है, ट्रोइका। ये ट्रोइका का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, ट्रोइका शब्द का यहां पर मतलब है कि प्रेसिडेंसी किन 3 देशों के पास रही है। मतलब अभी किस देश के पास है, इससे पहले प्रेसिडेंसी किस देश के पास थी और आने वाले टाइम में प्रेसिडेंसी किसके पास होगी। तो पहली बार ऐसा होगा, पहली बार G20 के इतिहास में कि ट्रोइका 3 इमर्जिंग और डेवलपिंग नेशंस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस वक्त प्रेसिडेंसी है इंडोनेशिया के पास, इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी है और भारत के पास आने वाली है। और उसके बाद जो अगला दावेदार है वो कौन है? दावेदार क्या डिसाइड हो चुका है कि अगली जो प्रेसिडेंसी होगी वो कौन है? ब्राजील। तो उनको मिलेगी अगली प्रेसिडेंसी। तो ये हो गया 3 देशों का समूह ट्रोइका, कि पहले प्रेसिडेंसी किसके पास थी, बाद में किसके पास आई, उसके बाद किसके पास प्रेसिडेंसी आई। तो इस वक्त ट्रोइका देखें, अगर अभी देखें तो प्रेजेंट में इंडोनेशिया के पास है, इससे पहले
इटली के पास थी प्रेसिडेंसी और आने वाले वक्त में भारत के पास होगी। तो एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो ट्रोइका में कौन कौन है? इटली, इंडोनेशिया और इंडिया। लेकिन अभी दिसंबर में जब भारत को प्रेसिडेंसी मिल जाएगी तो ट्रोइका का जो इक्वेशन है वो बदल जाएगा। ट्रोइका में पास्ट में हो जाएगा इंडोनेशिया, प्रेजेंट में हो जाएगा भारत और फ्यूचर में हो जाएगा ब्राजील। तो अपने आप में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहां पर ट्रोइका का। G20 है क्या? देखिए G20 19 देश और यूरोपियन यूनियन के एक ग्रुप को मिलाकर कहते हैं। इनके रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, उसके साथ साथ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के रिप्रेजेंटेटिव भी यहां पर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनको मिलाकर 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन, इनको मिलाकर बन गया G20। अब इसकी स्थापना क्यों हुई थी? देखिए इसकी स्थापना 1999 में हुई थी। क्यों हुई थी? क्योंकि 1990 के दशक में एक बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया। कहां पर? ईस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में। तो उस चीज से निपटने के लिए और आगे आने वाली दुनिया में, आगे आने वाले फ्यूचर में इस तरह का कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना आने पाए, उसको लेकर G20 की यहां पर स्थापना की गई थी। अब हम मेंबर कंट्रीज की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं मेंबर कंट्रीज में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, इधर रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऐसे कुल मिलाकर 20 देश यहां पर आपको दिखाई देंगे। और आप देख सकते हैं जैसे रशिया, उसके अलावा द यूनाइटेड स्टेट्स, आप समझ सकते हैं, इसके अलावा इंडिया। आपको दिखेगा कि यहां पर कुछ ऐसे अहम देश हैं और मैं आगे बताऊंगा कि इनकी वजह से भारत को अभी एक चैलेंज फेस करने को मिलेगा आने वाली G20 मीटिंग में या प्रेसिडेंसी में। तो सबसे पहली बात, G20 की इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली चीज, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना, कि दुनिया में जो खासतौर पर मिडिल इनकम ग्रुप के जो कंट्रीज हैं वहां पर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे, इस चीज को इंश्योर करना। आप देख सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा इसलिए क्योंकि दुनिया में जो 60% जो दुनिया की पॉपुलेशन है वो इन 20 देशों से मिलकर बनी है। साथ ही साथ ग्लोबल जीडीपी का 80% और ग्लोबल ट्रेड का लगभग 75% ये 20 देश मिलकर बनाते हैं, 19 देश और एक यूरोपियन यूनियन। तो इसकी सिग्निफिकेंस आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बहुत सिग्निफिकेंट ग्रुप है ये दुनिया का। और साथ ही साथ फ्यूचर में कोई फाइनेंशियल क्राइसिस ना आने पाए, और टू शेप दी ग्लोबल इकोनॉमी, कि किस तरह से दुनिया की इकोनॉमी का एक एजेंडा आगे सेट होना है, किस तरह से इकोनॉमिक पॉलिसीज बननी है अलग अलग देशों में, तो उस एक एजेंडा को सेट करना यह काम होता है G20 का। अब बात करते हैं G20 के बढ़ते हुए विस्तार की, एक बढ़ते हुए अप्रोच की, एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की। देखिए दोस्तों, G20 पहले सिर्फ फाइनेंशियल मुद्दों पर बात करता था, लेकिन जैसे जैसे जमाना आगे बढ़ा दुनिया में बहुत बड़े बड़े संकट आने लगे और G20 का ये काम है कि इन सभी संकटों पर बात करे, इन सभी क्राइसिस को लेकर वो डिस्कशन करे और आगे का एजेंडा बनाए। तो आज इसका दायरा बहुत बढ़ गया है। आज G20 क्लाइमेट चेंज पर बात करता है, दुनिया भर में इनइक्वालिटी को खत्म करने की बात करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर में प्रोस्पेरिटी लाने की बात करता है, माइग्रेशन इश्यू को सॉल्व करने की बात करता है, करप्शन को कम करने की बात करता है, क्योंकि करप्शन का सीधा संबंध, एग्रीकल्चर का सीधा संबंध, इनइक्वालिटी का सीधा संबंध, इन सभी चीजों का सीधा संबंध इकोनॉमी के साथ है। साथ ही साथ टेरर फाइनेंसिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, इन सबको कंट्रोल करने की बात करता है, खत्म करने की बात करता है, फूड सिक्योरिटी को कैसे इंश्योर किया जाए उसकी बात करता है। यूनाइटेड नेशन ने जो 17 गोल दिए हैं जिन्हें कहा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उनको किस तरह से एड्रेस किया जाए, उनके लिए कैसे काम किया जाए, इन सबको लेकर जो एजेंडा है वो सेट करता है G20। मतलब G20 का दायरा काफी बड़ा हुआ है। वो सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात नहीं करता बल्कि उससे भी बियॉन्ड जाता है और बहुत सारी चीजों पर हमारा ध्यान फोकस करता है। साथ ही साथ यहां पर मैं बताना चाहूंगा 2020 की समिट रियाद सऊदी अरेबिया में जो समिट हुई थी उसने खास तौर पर 4 बातों पर चर्चा की थी। सबसे पहली चीज पेंडेमिक से लड़ने की बात हुई थी, क्योंकि वो जमाना, वो टाइम बहुत बुरा था खासतौर पर इकोनॉमी के लिए, तो पेंडेमिक से लड़ना था। साथ ही साथ ग्लोबल इकोनॉमी को सिक्योर करना था। रीजन, पेंडेमिक की वजह से पूरा जो दुनिया भर की इकोनॉमी थी वो शैकल कर गई थी, बहुत ज्यादा दिक्कत हुई थी, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। साथ ही साथ इंटरनेशनल ट्रेड बहुत प्रभावित हुआ था, उसको भी इंश्योर करना था कि आगे जाकर वो दोबारा पटरी पर आए। और साथ ही साथ इतने बड़े क्राइसिस को एक देश अकेला सॉर्ट आउट नहीं कर सकता, तो एक ग्लोबल लेवल पर कोऑपरेशन को इंश्योर करने की बात की गई थी रियाद समिट 2020 में। अब आगे बात करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया प्रेसिडेंसी जो है, प्रेसिडेंसी इन देशों में आपस में ही रोटेट करती है कि कभी
किसी देश के पास, कभी किसी देश के पास 1 साल के लिए, ये मेंबर कंट्रीज जो है उन्हीं को मिलती है, हर साल 1 साल के लिए मिलती है। और साथ ही साथ जैसे कि मैंने आपको ट्रोइका का कॉन्सेप्ट बता ही दिया है, और इस वक्त मैंने बताया था इटली, इंडोनेशिया और इंडिया ट्रोइका में है। लेकिन अभी जब 2022 दिसंबर में अभी जब इंडिया को प्रेसिडेंसी मिल जाएगी तो ट्रोइका का इक्वेशन बदल जाएगा। साथ ही साथ G20 का कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है। आपने देखा होगा ज्यादातर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का कोई ना कोई परमानेंट सेक्रेटरीट होता है, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। साथ ही साथ यहां पर जो है रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं G20 कंट्रीज के, जिन्हें बोलते हैं शेरपा। तो जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, अपने अपने देश को रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें शेरपा बोलते हैं। साथ ही साथ जो फाइनेंस मिनिस्टर्स हैं इन देशों के और उनके सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर हैं, वो भी इन मीटिंग्स में हिस्सा लेते हैं। अहम मीटिंग्स में हिस्सा लिया जाता है और दुनिया भर की इकोनॉमी के बारे में, उनके हालात पर चर्चा की जाती है। अब जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि भारत के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होंगी। जब भारत प्रेसिडेंसी लेगा तो बहुत अपॉर्चुनिटीज भारत के सामने होंगी, जैसे कि भारत बहुत सारे मुद्दों पर अपनी बात रख पाएगा। सबसे पहली बात एनर्जी। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत जो है दुनिया में एक बड़ा कंज्यूमर है एनर्जी का, तो उसे ईरान के साथ भी अपने रिश्ते सही रखने हैं, उसे सेंट्रल एशिया के साथ भी अपने रिश्ते बनाने हैं अच्छे, और साथ ही साथ उसे रशिया के साथ भी अपने संबंध अच्छे बनाए रखने हैं। तो आज दुनिया में एनर्जी क्राइसिस आप जानते हैं वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। कैसे? यूक्रेन और रशिया का जो वॉर चल रहा है, साथ ही साथ अमेरिका ने ईरान पर सैंक्शन लगाए, ग्लोबल पेंडेमिक आया, जो ग्लोबल रिसेशन आया, पेंडेमिक आया, तो इसकी वजह से एनर्जी क्राइसिस चल रहा है। साथ ही साथ एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर भारत जो अपने किसानों को एग्रीकल्चर में सब्सिडी देता है, उससे भी कई देशों को समस्याएं हैं, कई देशों को प्रॉब्लम है। ट्रेड बहुत हद तक घट रहा है। भारत खुद एक डिजिटल इकोनॉमी बनना चाह रहा है, तो इन मुद्दों को भारत बहुत ही प्रेसिंग इश्यूज बनाकर पेश करेगा। साथ ही साथ एनवायरनमेंट के मामलों में भारत सबसे आगे रहता है। टूरिज्म बहुत घट चुका है कोविड के बाद, उसको लेकर भी भारत बात रखेगा। और ये सारी बातें 200 से ज्यादा मीटिंग्स भारत ऑर्गेनाइज करेगा, उनमें रखेगा। साथ ही साथ कुछ चैलेंजेस भी भारत के सामने आएंगे, और वो चैलेंजेस क्या हैं? तो दोस्तों आप जानते हैं सबसे बड़ा चैलेंज तो होगा रशिया और यूक्रेन वॉर। आप जानते हैं G20 में रशिया भी है, अमेरिका भी है और इंडिया भी है। यहां आप सब समझते हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिका बिल्कुल रशिया के खिलाफ है यूक्रेन वॉर को लेकर। तो भारत को समझाना होगा कि किस तरह से अमेरिका और रशिया अब सेम प्लेटफॉर्म पर भारत के यहां होंगे, भारत होस्ट करेगा। तो भारत को बहुत बड़ा चैलेंज होगा कि इसी ग्रुप में कई देश रशिया का समर्थन कर रहे होंगे, तो कई देश रशिया के विरुद्ध होंगे। तो भारत को इस चीज को संभालना होगा कि यह बड़ा चैलेंज होगा। साथ ही साथ प्रोटेक्शनिज्म। व्हाट इज प्रोटेक्शनिज्म? जब कोई देश अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बचाने के लिए या उनका फायदा कराने के लिए, उनके सर्वाइवल के लिए जब अपने इंपोर्ट घटा देता है, तो उसे बोलते हैं प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, जो कि अभी अमेरिका लेकर आया हुआ है। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी का एग्जांपल है, जैसे हम चाइना से कोई सामान मंगाते हैं, तो चाइना से जब बहुत ज्यादा इंपोर्ट करने लगेंगे, तो वही चीज हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स बना रहे हैं उनसे कौन खरीदेगा? कोई नहीं खरीदेगा, क्योंकि चाइना से आने वाली चीज सस्ती होगी। और देखा जाए तो हमारे भारत के जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बर्बाद हो जाएंगे। तो ये एक पॉलिसी होती है कि अपने डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा देने के लिए आप अपने इंपोर्ट्स कम कर देते हैं। लेकिन अगर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी को आगे बढ़ाया जा रहा है जिस तरह से, और अगर ऐसे ही बढ़ाया गया, तो यहां दुनिया भर के ट्रेड पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा और इकोनॉमीज पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो भारत के लिए बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरह से प्रोटेक्शनिज्म को भी कंट्रोल करें। साथ ही साथ एक और इशू है कि यहां पर जो आपस में देश हैं उनके कई सारे इश्यूज हैं, और वो इश्यूज G20 सुलझा नहीं पाता। जैसा कि मैंने अभी भी बताया, रशिया यूक्रेन क्राइसिस में अमेरिका और रशिया दो अलग अलग छोर पर खड़े हुए हैं, तो G20 इन मैटर्स को नहीं सुलझा पाता है। तो भारत के सामने बड़ा चैलेंज होगा कि किस तरह से वो इस मैटर को भी सुलझाता है। साथ ही साथ G20 के जो डिक्लेरेशंस हैं, दे आर नॉट लीगली बाइंडिंग। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि G20 का जो डिक्लेरेशन होता है, कई देश उसे सीरियसली लेते नहीं है, क्योंकि वो लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो इसलिए कुछ मुद्दों को तो वो सॉल्व करते हैं, कुछ पर वो ध्यान देते ही नहीं है। तो भारत को यहां भी एक बड़ा चैलेंज फेस करना होगा। और साथ ही साथ अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अफ्रीका। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें 54 कंट्रीज हैं, लेकिन सिर्फ साउथ अफ्रीका को रिप्रेजेंटेशन मिला है G20 में, जो बहुत ही चिंताजनक बात है। तो भारत को इस मुद्दे पर भी बात करनी होगी कि इतना बड़ा ग्रुप जो दुनिया में इतना इंपैक्ट डालता है, उसमें बहुत से देश जो डिजर्विंग देश हैं, उन्हें रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में मैं समझता हूं कि हमने G20 के बारे में बहुत कुछ समझा है। बहुत काम का लेक्चर है ये, और आगे आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि G20 में भारत क्या अपना पक्ष रखता है। तो उम्मीद करता हूं ये लेक्चर आपके बहुत काम आएगा, आपकी नॉलेज बढ़ाएगा और
आप देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत जल्द हम एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पनेशिया ट्यूटर लाया है एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म जहां पर अलग अलग कोर्सेस जैसे कि IAS, PCS, UGC नेट, SSC और बैंकिंग एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की सुविधा उपलब्ध है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ ऑल दी सब्जेक्ट्स थ्रू क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स है। एप्टीट्यूड का टॉपिक दैट इज ब्लड रिलेशन, अंकल्स ओनली डॉटर। He took the throne. तो जो थ्रोन पे एम्परर बैठते थे वो अपने साथ ले गए। कोहिनूर डायमंड, द वर्ल्ड फेमस कोहिनूर डायमंड, वो भी मुगल ट्रेजरी से ले गए। फिर आया इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म, यानी कि चाहे हमारे आपसे झगड़ा भी है तो भी हम आपसे व्यापार कर रहे हैं। जैसे चाइना है, हमारा झगड़ा होते हुए भी हम उससे व्यापार करें। PDF नोट्स और उनसे जुड़े हुए रिलेवेंट MCQs, साथ ही साथ कॉम्प्रिहेंसिव मॉक टेस्ट्स। So join Panasia Tutor for your successful and bright future.